हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SRIP एडू फार्मा। आज का हमारा टॉपिक है नो अबाउट कोरोना वायरस वैक्सीनेशन। इसमें हम कोरोना वायरस टीकाकरण के बारे में सरल भाषा में जानेंगे कि वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीन्स बेसिकली क्या होते हैं और हमको क्यों वैक्सीन्स लगवाने हैं और कौन कौन से टाइप के वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर से सब्सक्राइब कर लें। SRIP एडू फार्मा। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो ये पैंडेमिक कंडीशन है जिसमें कि कोरोना वायरस से सभी लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं वो होता क्या है। तो बेसिकली ये अपर रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है जो कि मैमल्स और बर्ड्स में हो रहा है। और इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो बेसिकली जो पहले फ्लू के सिम्टम्स होते थे जिसमें फीवर होता था, बॉडी एक होता था, उसी तरीके के सिम्टम्स हैं। पर्सन को कफ कोल्ड होता है और साथ ही साथ इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि जब फीवर होता है तो साथ ही साथ ऑक्सीजन लेवल जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो ये एकदम सिंपल वे में सिम्टम्स हैं जो कि अगर हमको इसमें से कोई भी सिम्टम अगर आता है तो इमीडिएटली हमको कोरोना वायरस का जांच करानी है या हमको उसका डिटेक्शन कराना है, उसकी डायग्नोसिस करानी है। क्योंकि ये फ्लू के जैसे ही सिम्टम है तो हो सकता है कि आप इन्फेक्टेड ना भी हो, तो इसलिए टेस्ट कराना ही सब। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम टेस्ट करवा सकते हैं कोरोना वायरस के लिए। तो बेसिकली जो डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट अवेलेबल है उसमें एक होता है स्वैब टेस्ट जिसमें कि सैंपल लिया जाता है नोज या थ्रोट से। सेकंड होता है नेजल एस्पायरेट टेस्ट, इसमें सलाइन सॉल्यूशन को इंजेक्ट करते हैं नोज में और फिर सैंपल लेते हैं विथ लाइट सक्शन। थर्ड होता है ट्रैकियल एस्पिरेट, इसमें एक थिन ट्यूब है, उसको टॉर्च की मदद से थ्रोट के अंदर इंसर्ट करते हैं जिसको कि ब्रोंकोस्कोप बोला जाता है। और ये जो है ये थ्रू माउथ हमारे लंग्स तक लेके जाते हैं और वहां से सैंपल को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है स्प्यूटम टेस्ट। स्पूटम जो है ये एक थिक म्यूकस होता है जो कि हमारे लंग्स में एक्यूमुलेट हो जाता है और जब हमको एकदम सीवियर कफ या खांसी होती है तो उस समय ये स्प्यूटम जो है ये बाहर आता है। तो इस स्प्यूटम को कलेक्ट किया जाता है और इससे जो सैंपल लेकर के टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट। ब्लड सैंपल लिया जाता है पर्सन की वेन से। और इसके बाद आता है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसमें जो है ये सैंपल लिया जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से और फिर ये चेक करते हैं कि जो वायरल प्रोटीन्स है या एंटीजेंस हैं जो कि इस कोविड-19 से रिलेटेड हैं वो अवेलेबल है कि नहीं है। और बेसिकली इसमें नोज, थ्रोट और लंग्स 3 जगह से सैंपल लिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है RT-PCR टेस्ट या रियल टाइम RT-PCR जिसका फुल फॉर्म है रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये काफी एक्यूरेट मेथड है इसके डिटेक्शन के लिए और इसमें भी जो है वो सैंपल लिया जाता है और उसको चेक करते हैं कि उसमें वायरल लोड कितना है, उसमें वायरस की प्रेजेंस है कि नहीं है। क्योंकि कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है तो हमको इस प्रिवेंटिव मेजर्स पता होने चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि क्या चीजें हमको क्या करनी है, कौन सी सावधानियां हमको बरतनी है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो सभी हमको बता रहे हैं कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो आप मास्क को हमेशा पहने रहें। फिर है हमको लगातार हैंड को वॉश करते रहना है सोप की हेल्प से। और आपने हर जगह देखा होगा, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स में भी बता रहे हैं, मीडिया में भी बता रहे हैं कि 20 सेकेंड्स तक कम से कम आपको हैंड वॉश करना है। फिर आपको लगातार सैनिटाइजर्स यूज करने हैं जिससे कि आप किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं, कुछ पेपर टच करते हैं, कोई भी चीज को टच करते हैं जिसमें कि वायरस होने का चांस है तो आप उससे बच सकते हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कि आप कोशिश यही करें कि आपको कुछ जरूरत ना हो तो आप बाहर ना निकलें अपने घर से, अपने घर में रहें, स्टे एट होम सो दैट यू कैन बी सेफ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो हम अक्सर भूल जाते हैं कि अगर हमको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है, कुछ भी सिम्टम अगर दिखाई दे रहे हैं तो इमीडिएटली हमको मेडिकल प्रैक्टिशनर या हमको डॉक्टर से कंसल्ट। अब हम बात करते हैं कि हमको क्या चीजें नहीं करनी है या हमको कौन सी प्रिवेंशंस हैं जो हमको लेनी है या डोंट्स जो हैं वो हमको ध्यान रखने हैं।
तो सबसे पहली चीज कि मास्क को आप अच्छी तरीके से वेयर करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी वो नोज से नीचे आ रहा है या आपने सिर्फ उसको ऐसे ही शो के लिए लगाया हुआ है। आप उसको प्रॉपरली फिक्स करके मास्क को पहने। सेकेंड है कि आप अपने आईज को, नोज को, फेस को टच ना करें जब तक कि बहुत जरूरी ना हो। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता भी है तो आपको अच्छी तरीके से पहले हैंड को वॉश करना है। हमको ध्यान रखना है कि हमको अनवॉश्ड हैंड से अपने फेस के किसी भी पार्ट को टच नहीं करना है। इसके बाद आपको सभी के किसी के भी कांटेक्ट में नहीं आना है। आपको एक डिस्टेंस रखना है लोगों से बात करते समय। आपको हैंड शेक नहीं करना है। आपको क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अभी आप जितना हो सके ट्रैवलिंग को अवॉइड करें, क्योंकि अभी हमारे लिए सेफ्टी सबसे जरूरी है। हमको सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस वायरस के कांटेक्ट में आने से बचें। हम सभी फेमिलियर हैं WHO से, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। जब भी किसी भी टाइप की कोई पैंडेमिक कंडीशंस आती है, हेल्थ इमरजेंसीज आती हैं, तो इनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि ये सारे डाटा को इकट्ठा करते हैं, रिसर्च करते हैं और उसके बाद प्रॉपर वे में हमको डिफरेंट गाइडलाइंस देते हैं, हमको इंफॉर्मेशन देते हैं। तो मेरा आप सभी को यही सजेशन है कि आप जो इतने सारे व्हाट्सएप में मैसेजेस आते हैं, इतना सब कुछ आता है, उसको बिल्कुल ध्यान न दें। आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑफिशियल न्यूज है, ऑफिशियल गाइडलाइंस हैं, उन्हीं को देखें, उनको सुने, उनको समझें और उसमें सभी चीज जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो उसमें अवेलेबल है। तो आप उसको ही देखें और उसी से इंफॉर्मेशन लें, जिससे कि आप अपडेटेड रहेंगे और आप गलत इंफॉर्मेशन से बचें। कोरोना वायरस की वैक्सीन जाने से पहले हम ये जानेंगे कि एक्चुअली वैक्सीन क्या होती हैं और वैक्सीनेशन क्या होता है। So vaccination is a simple, safe and effective way of protecting people against harmful diseases before they come into contact with them. ये एक तरीके का प्रिवेंटिव मेजर होता है, जिससे कि अगर हम किसी भी डिजीज या किसी भी एंटीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो उससे पहले ही हमारी बॉडी में उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज हो, जिससे कि हम उसको फाइट कर सके। तो क्या हमारी बॉडी में वैसी फाइटिंग या रेजिस्टेंस नहीं होता है? तो हमारी बॉडी में एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी होता है, जिससे कि जब हमको कोई भी इंफेक्शन होता है तो हम उससे बचते हैं। लेकिन उसका भी एक लेवल होता है कि कब तक हम उससे बच सकते हैं या कितना वो स्ट्रांग है हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम। तो बेसिकली वैक्सीन्स क्या करते हैं? वैक्सीन्स जो है हमारे इसी इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करते हैं, ताकि ये जो भी डिजीज है उससे अच्छी तरीके से फाइट कर सकें। तो कैसे करेंगे उसको बूस्टअप या उसको कैसे ट्रेन करेंगे? तो ये वैक्सीन्स जो है हम एंटीजन के रूप में बॉडी में एक एक्सटर्नल कोई भी चीज को डालते हैं। तो जब भी कोई फॉरेन मटेरियल आपकी बॉडी में आता है तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाएगा। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है जो शुरू से ही हम लोग डिफरेंट डिजीजेस की वैक्सीन अभी तक लेते आ रहे हैं। उसमें ये होता है कि जिस डिजीज के लिए वैक्सीन हमको लेनी है, उसी के वायरस या बैक्टीरिया के किल्ड या वीकेंड फॉर्म को बॉडी में इंसर्ट किया जाता है, बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि वो डिजीज तो नहीं होगा, लेकिन आपकी बॉडी को ऐसा लगेगा कि वो रिस्क में है, या आपकी बॉडी को लगेगा कि ये फॉरेन मटेरियल आया और वो इमीडिएटली उससे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज को जनरेट करना शुरू कर देगा। तो हम बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट पे आगे पढ़ेंगे कि कैसे कोरोना वायरस के लिए भी वैक्सीन जो है वो डेवलप हुई और अभी तक हम किस तरीके के वैक्सीन को लेते आए हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन से टाइप के ऑलरेडी वैक्सीन अवेलेबल हैं। तो एक होता है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, दूसरा होता है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, तीसरा सब यूनिट वैक्सीन, देन टॉक्सॉइड वैक्सीन, कंजुगेट वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन एंड रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। ये डिफरेंट टाइप की वैक्सीन हैं। इनके बारे में ऑलरेडी हम एक वीडियो में देख चुके हैं, उसका लिंक हम इसमें डाल देंगे, आप उसमें से देख लीजिएगा। और ये स्लाइड बेसिकली यहाँ इसलिए डाली गई है कि ये इतने टाइप के वैक्सीन जो है वो ऑलरेडी हम जानते हैं, ये ऑलरेडी अवेलेबल। तो डिजीजेस जो है वो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से हो सकता है या वायरस के।
सो जो बैक्टीरियल डिजीजेज होते हैं लाइक डिप्थीरिया, हीमोफिलस, इन्फ्लुएंजा, मेनिंजोकोकल, द न्यूमोकोकल डिजीज, टेटनस, ट्यूबरकुलोसिस, वूपिंग कफ, इन सब के लिए हमको पता है कि हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है। उसी तरीके से जो वायरल डिजीजेज हैं लाइक चिकन पॉक्स, फ्लू, मीजल्स, मम्स, पोलियो, रूबेला, एचपीवी, ये इनके लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है। अब क्योंकि कोरोना वायरस का जो स्ट्रक्चर है और ये क्योंकि वायरस से हो रहा है और सिम्टम्स इसके क्योंकि फ्लू लाइक है, इसलिए जो वायरल डिजीजेस के लिए ऑलरेडी डेवलप्ड वैक्सीन हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे इसकी रिसर्च शुरू हुई। उसी कॉन्सेप्ट पे ये देखा गया कि क्यों ना हम भी किस तरीके से हम इसके लिए वैक्सीन जो है उसको डेवलप करें। तो वहां से बेसिक कॉन्सेप्ट इसका लिया गया वैक्सीन को प्रिपेयर करने का। सो वैक्सीन के जो कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट उसमें होता है एंटीजन, जो कि वायरस या बैक्टीरिया का किल्ड या वीकेंड फॉर्म होता है। आगे हम देखेंगे कि इसको कैसे किल करते हैं, लाइक कुछ केमिकल से, हीट से इसको किल किया जाता है, वीक किया जाता है। लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि हम उसको वायरस या बैक्टीरिया को इतना वीक कर देते हैं कि वो हमारी बॉडी में जाके कोई डिजीज कॉज नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि उसका स्ट्रक्चर, क्योंकि वो एक एंटीजन तो है ही, तो इसलिए जब हमारी बॉडी में जाएगा तो बॉडी जो है उसके अगेंस्ट में डिफेंस के रूप में एंटीबॉडीज को जनरेट करेंगी। तो फर्स्ट कंपोनेंट होता है एंटीजन। फिर सेकंड आते हैं एडजुवेंट्स। एडजुवेंट्स क्या होते हैं? वो एक कुछ और कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इसमें डाले जाते हैं और ये हमारी इम्यून रिस्पॉन्स को बूस्ट करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, और इससे ये हमारी वैक्सीन को और बेटर वे में वर्क करने में हेल्प करते हैं। थर्ड आते हैं प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव जो है वो वैक्सीन को सेफ रखने में, उसकी स्टोरेज लाइफ बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं। और फोर्थ होते हैं स्टेबलाइजर्स। स्टेबलाइजर्स जो हैं ये वैक्सीन को प्रोटेक्ट करते हैं ड्यूरिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। जब हमको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है तो वो खराब ना हो जाए, उसके लिए उसमें स्टेबलाइजर्स डाले जाते हैं। अब हम बात करेंगे कोविड-19 वैक्सीन की, जो कि हमारे इंडिया में लाइसेंस्ड हैं और जो यूज हो रही हैं। तो बेसिकली अभी दो वैक्सीन जो हैं वो अभी तक यूज हो रही थी, और थर्ड वैक्सीन की भी अभी एक्सेप्टेंस मिल गई, जो कि अब शुरू हो रही है लगनी। पर पहले हम ये दो वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। एक है कोविशील्ड और दूसरी है कोवैक्सीन। तो कोविशील्ड जो थी उसको हम एस्ट्राजेनेका वैक्सीन भी बोलते हैं, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। और ये किस टाइप की वैक्सीन है? इट इज अ वायरल वेक्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी विच इज ऑल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर एबोला वैक्सीन। इसमें बेसिकली क्या होता है कि वेक्टर के रूप में जो वायरस है उसको यूज किया जाता है, और इसी टेक्निक पर पहले एबोला वैक्सीन भी डेवलप हुई, और इसको जो है इसी कॉन्सेप्ट पर अब यहाँ पर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट आती है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन मैन्युफैक्चर हो रही है बाय भारत बायोटेक लिमिटेड, और बेसिकली इट इज अ होल विरियन इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस वैक्सीन which is also used to manufacture vaccines like influenza, rabies and hepatitis. So basically इसमें ये बोला जा रहा है कि ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म है कोवैक्सीन जो है, और जो कोविशील्ड है वो वेक्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, और कोवैक्सीन जिस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है उसी टेक्नोलॉजी पर इनिशियली इन्फ्लुएंजा, रैबीज और हेपेटाइटिस ए वैक्सीन भी मैन्युफैक्चर हो रही है। कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि ये वायरस हमारी बॉडी में डाल रहे हैं तो कहीं इस वैक्सीन को लगाने से हमको इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा। तो उसके लिए हम आपको ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो समझाना चाहते हैं कि इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन क्या होती है, और वैक्सीन जो है उसको किस तरीके से बनाया जाता है जिससे कि आपका वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो बेसिकली इसको जो है जो वायरस होता है उसको किल या इनएक्टिवेट किया जाता है बाय हीट, केमिकल्स लाइक फॉर्मेल्डिहाइड या रेडिएशन से। तो इसकी जो डिजीज कॉजिंग जो फैक्टर है वो बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है, लेकिन उसका जो प्रोटीन है और जो उसका स्ट्रक्चर है वो तो अवेलेबल है। तो वो जो स्ट्रक्चर है उसकी वजह से ही वो हमारी बॉडी में एंटीजन की तरह एक्ट करता है। ठीक। और दूसरी चीज ये है कि ये जो वैक्सीन है क्योंकि पूरी तरीके से इनएक्टिवेटेड या किल्ड है, तो अगर हम वैसे कंपेयर करें लाइव वैक्सीन से, तो ये उससे और भी ज्यादा सेफ है और स्टेबल है। और क्योंकि ये डेड माइक्रोब्स है
तो ये हमारी बॉडी में जाके म्यूटेट नहीं होंगे, इसलिए बिल्कुल भी डिजीज कॉज करने के चांसेस नहीं है। और ये बिल्कुल सेफ वैक्सीन हैं। और अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इन्फ्लुएंजा, पोलियो, हेपेटाइटिस ए, रैबीज, इन सभी की वैक्सीन ऑलरेडी हम लोग लगवा रहे हैं, ऑलरेडी इनकी वैक्सीन अवेलेबल। एक टर्म और हम सुनते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में, कि वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो पहले हम ये जानेंगे कि बेसिकली क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं और उसके कितने स्टेजेस होते हैं। तो क्लिनिकल ट्रायल बोला जाता है जब हम किसी भी एक फॉर्मुलेशन को या किसी भी एक मेडिसिन को डेवलप करने के लिए जब हम उसको ह्यूमन बींग्स को यूज करते हैं या हमारी बॉडी में उसको डालते हैं, तब उसको बोला जाता है क्लिनिकल ट्रायल। तो एकदम से स्टार्टिंग से हम क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं करते हैं, पहले हम लेबोरेटरी में इन विट्रो टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम एनिमल्स पे टेस्ट करते हैं। जब उनके रिजल्ट्स जो है वो पूरे हमारे पास आ जाते हैं, जब हमको पता चल जाता है कि ये सेफ है, नॉन टॉक्सिक है, उसके बाद ही हम क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए किसी भी फॉर्मुलेशन को लेके जाते हैं। तो जो पहले किया जाता है उसको बोला जाता है प्री क्लिनिकल स्टडीज, और इसमें हम लेबोरेटरी एनिमल्स को यूज करते हैं। फिर सेकेंड, जब प्री क्लिनिकल के रिजल्ट्स आ जाते हैं उसके बाद हम लेते हैं फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल। फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल में क्या होता है कि थोड़े से स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स लिए जाते हैं और उनको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए उसमें हम उसकी सेफ्टी और एफिकेसी देखते हैं। तो यहाँ वैक्सीन की सेफ्टी, इम्यून रिस्पॉन्स देखा जाता है और साथ ही साथ प्रॉपर जो उसका राइट डोसेज है वो डिटरमाइन की जाती है। फिर सेकेंड आता है फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल। इसमें बाकी सब चीज सेम है, सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो है वो बढ़ जाते हैं, इसमें फ्यू 100 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स में फिर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बढ़ जाते हैं, इसमें थाउजेंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं। टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, 1 to 2 years के लिए होता है। और इसमें बेसिकली ये एसेस किया जाता है कि डिफरेंट जो वैक्सीन उसकी इफेक्टिवनेस कैसी है अगेंस्ट द डिजीज एंड सेफ्टी इन लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये 3 फेजेस होते हैं। और जब भी हम कभी भी ह्यूमन ट्रायल्स करते हैं या ह्यूमन में क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं तो प्रॉपर उसमें एक कंसेंट फॉर्म होता है, पूरी उसकी गाइडलाइंस फॉलो की जाती है और उसके बाद ही ये ट्रायल्स जो है ये होते हैं। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट फेज 1, 2 एंड 3 ट्रायल। सो अब हम बात करते हैं कि क्या स्टेटस है क्लिनिकल ट्रायल्स का दोनों वैक्सीन का। तो दोनों ही जो वैक्सीन हैं उनका फेज 1 और फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट हो चुका है। और जो कोविशील्ड है उसका फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल जो है वो यूके में कंप्लीट हो गया है और साथ ही साथ ब्रिजिंग ट्रायल इंडिया में भी हो गया है। क्योंकि इनके क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं इसलिए इसकी सेफ्टी जो है उसको हमको एश्योरेंस मिलता है कि ये सेफ है, तभी ये आगे हमको एडमिनिस्टर किया जा रहा है, इसलिए हम इसकी सेफ्टी के लिए हम निश्चिंत हो सकते हैं। अब हम डोज शेड्यूल की बात करते हैं। तो दोनों ही वैक्सीन के 2 डोजेस लेने होते हैं। और अगर हम कोविशील्ड वैक्सीन की बात करें तो इनिशियली फर्स्ट डोज के बाद सेकेंड डोज जो है वो 4 to 6 वीक्स के बाद देने को बोला जा रहा था, पर अब जो है वो 4 to 8 वीक्स के बाद सेकेंड डोज लेनी है। और कोवैक्सीन जो है इसकी सेकेंड डोज 4 to 6 वीक्स के बाद है। तो दोनों ही डोज आपको लेनी जरूरी है। अब हम बात करते हैं एक थर्ड वैक्सीन की जिसका नाम है स्पुतनिक वी। ये बेसिकली रशिया में डेवलप हुई, वहां पर इसके क्लिनिकल ट्रायल्स हुए और अभी जो है इसका एक्सेप्टेंस हमारे इंडिया में भी हो गया है, यहाँ पर भी इसको रजिस्टर कर दिया गया है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में वैक्सीन अवेलेबल हो और सभी को वैक्सीन लग सके। ये जो वैक्सीन है इसके पॉजिटिव डाटा आ चुके हैं, एडिशनल फेज लोकल क्लिनिकल ट्रायल्स भी हो चुके हैं इंडिया में। और ये जो है बेसिकली डॉक्टर रेड्डीज की लैबोरेटरी में इंडिया में भी डेवलप हो रही है। सो ये वैक्सीन है जो हमें अवेलेबल हो। अब हम बात करते हैं कि वैक्सीन के बाद क्या कोई साइड इफेक्ट होता है। तो बहुत ही माइल्ड से इफेक्ट होते हैं और शॉर्ट लास्टिंग होते हैं, कुछ ही समय के लिए होते हैं। और ये तो हम अगर पास्ट अपना याद करें तो जितनी भी टाइप की वैक्सीन हम लोग लेते हैं, हल्का सा फीवर, बॉडी एक, तो बहुत सारे वैक्सीन में होता है। तो ये भी उसी तरीके से कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा हमको फीवर है, फटीग यानी थकावट, किसी को हेडेक होता है, किसी को मसल पेन होता है, किसी को हल्की सी ठंड लगती है,
किसी को डायरिया होता है और कहीं कहीं कुछ केसेस में लोगों को रेडनेस भी फील होता है जहां पर कि इंजेक्शन लगाया गया है। तो ये एकदम माइल्ड इफेक्ट्स हैं जो कि 1 या 2 दिनों में ठीक हो जाते हैं। और ये बेसिकली इसलिए होते हैं कि जब कोई एंटीजन बॉडी में गया और बॉडी उसके अगेंस्ट में फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज डेवलप करती है, तो उससे ये रिएक्शंस हमको दिखाई देते हैं। तो हर पर्सन की बॉडी अलग ढंग से रिएक्ट करती है, इसलिए हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि उनको ये हुआ, बल्कि अगर आपकी बॉडी में ये हो रहा है तो इसका मतलब आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा है और वो ऑलरेडी उसके पास इतने फाइटर्स हैं कि वो उसके अगेंस्ट में लड़ रहे हैं। तो बेसिकली हमको घबराना नहीं है, हमको हर हाल में इस वैक्सीन को लेना ही है। अब हम बात करते हैं कि क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको ये वैक्सीन नहीं लेना है। तो अभी जो है आप सभी को पता होगा कि 3 फेसेस में वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। शुरू में जो हेल्थ वर्कर्स थे, जो प्राइमरी जो लोग डायरेक्टली डील कर रहे थे पेशेंट से, उनको लगाया जा रहा था। उसके बाद फिर सीनियर सिटीजन्स को लगा रहे थे, 45 इयर्स से ऊपर वाले लोगों को लगा रहे थे। अब जो है वो 18 इयर्स से ऊपर वैक्सीन लगनी शुरू हुई है। तो अभी भी बच्चों को नहीं लग रही है। जो भी बच्चे 18 ईयर्स से कम के एज के हैं उनको अभी वैक्सीन नहीं लगवानी है। जिनको भी कभी भी किसी भी टाइप की एलर्जीज की शिकायत है वैक्सीन को लेके, या कभी किसी भी वैक्सीन को लगाने से कुछ एलर्जी हुई है, तो उनको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन जो है उनको अभी ये वैक्सीन नहीं लेनी है। और इसके अलावा जो जिनको भी फर्स्ट वैक्सीन के बाद अगर ज्यादा कुछ एलर्जिक रिएक्शन हुआ है तो उनको भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके बाद ही सेकेंड डोज लेनी है। इसके अलावा अगर किसी को कोई भी डिजीज है, लाइक हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, या और भी कोई डिजीजेस हैं, तो उन सभी कंडीशंस में आप वैक्सीन को ले सकते हैं। तो ये एक मिथ है, ये एक कंफ्यूजन है कि हमको अगर कोई डिजीज है तो हमको ये नहीं लेना है, बल्कि ऐसे लोगों का इम्यून सिस्टम लो होता है तो उनको तो और भी जरूरी है ये वैक्सीन लेना। फिर भी अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके बाद वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज कि आपको दोनों डोजेस वैक्सीन का लगवाना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि किसी कारण से हमारी सेकेंड डोज जिस डेट पे लगनी थी उससे अगर एक्सटेंड हो गया तो क्या हम फिर नहीं जाएंगे? तो ऐसा नहीं है। अगर किसी कारण से आपका डिले भी हो गया है तो भी आप जा करके अपने वैक्सीन का सेकेंड डोज जरूर लगवाइए। डरने की कोई बात नहीं है, हमको सेफ रहना है, तो हमको हर हाल में दोनों डोजेस वैक्सीन के लेने ही। सो थैंक यू सो मच। होप आपको वैक्सीन से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आप घर पर रहें, सेफ रहें, वैक्सीनेशन के लिए जाएं, और साथ ही साथ जो भी कोविड-19 से रिलेटेड सेफ्टी गाइडलाइंस है उनको जरूर फॉलो करें। इसके बाद भी अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो आप हमको ईमेल करके भी लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू so much. Keep watching. Be connected with our channel SRIP Edu Pharma.